हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत लास्ट जो क्लास थी हमारी, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो गुण हैं उनके बारे में भी हमने बात की है कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वह जो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जबकि कोई पदार्थ जब अवस्था परिवर्तन करता है और उसके रासायनिक गुणों में भी अगर परिवर्तन होता है तो वो आते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थों के प्रकारों के बारे में कि शुद्ध पदार्थ जो हैं उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है शुद्ध पदार्थों के प्रकार। देखिए, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की पहचान हम कैसे करेंगे, इस बारे में हम चैप्टर के स्टार्टिंग में बात कर चुके थे। शुद्ध पदार्थों का जो प्रकार है, इन पदार्थों को हम रासायनिक संगठन के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। तो हम लिख सकते हैं पदार्थों के रासायनिक संगठन के आधार पर, पदार्थों के रासायनिक संगठन के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे तत्व क्या है। तो पहला हमारा हेडिंग होगा तत्व। किसे कहेंगे तत्व? तत्व की परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें जानने हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि तत्व शब्द का प्रयोग कब किया और किसने किया। तो अगर सर्वप्रथम तत्व शब्द के प्रयोग की अगर हम बात करें तो सन 1661 में एक वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का उपयोग किया। सन 1661 में रॉबर्ट बॉयल नाम से एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट बॉयल नाम से एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने किया। कब किया? सन 1661 में किया। तत्व की परिभाषा की बात करें तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि तत्व की परिभाषा को सर्वप्रथम किसने दिया। लिख सकते हैं तत्व की परिभाषा को सर्वप्रथम देने वाले, या तो सर्वप्रथम देने वाले लिख सकते हैं या सर्वप्रथम दिया। सर्वप्रथम देने वाले ही लिख सकते हैं अपन, अच्छा रहेगा। तत्व की परिभाषा को सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? एंटोनी लोरेंट लवाइजिए। एंटोनी लोरेंट लवाइजिए, ये एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, एंटोनी लोरेंट लवाइजिए। इन्होंने तत्व शब्द की जो परिभाषा है वो सर्वप्रथम दी थी। अभी तत्व की परिभाषा में थोड़ा सा चेंजेज मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले परिभाषा देने वाले
सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले तत्व को वो कौन थे? एंटोनी लोरेंट लवाइजिए, ये नाम है। कहाँ के थे ये? फ्रांस के रसायनज्ञ थे। कहाँ के थे ये? फ्रांस के रसायनज्ञ। रसायनज्ञ मतलब रसायन शास्त्री, केमिस्ट्री के ज्ञाता थे। केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में साइंटिस्ट थे। अब बात आती है कि इन्होंने जो परिभाषा दी, इस तत्व की परिभाषा, वो एंटोनी लोरेंट लवाइजिए के अनुसार परिभाषा क्या थी? कौन सी परिभाषा है जो इन्होंने दी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इन्होंने परिभाषा दी और कहा था कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके। इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके, और उसको ही इन्होंने क्या कहा? तत्व नाम दिया। तो हम लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह मूल रूप, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके। अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके। अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या परिभाषा दी इन्होंने? इन्होंने कहा कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके, और उसे ही इन्होंने क्या कहा? तत्व कहा। अब बात करें अपन तत्व के वर्गीकरण की, कि तत्व जो है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्व का वर्गीकरण अगर हम देखें, तत्व का वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो धातु होते हैं, एक अधातु होते हैं, और तीसरा होता है उपधातु। तो हम लिख सकते हैं, पहला धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा है उपधातु। देखिए, तीसरे नंबर का जो नाम है उपधातु, इससे स्पष्ट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इन दोनों के गुण सम्मिलित रूप से मौजूद होंगे। यानी धातु और अधातु दोनों के गुण अगर किसी पदार्थ में पाए जाएंगे तो उसे हम उपधातु कहेंगे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। देखिए, शुद्ध पदार्थों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो उनको हम पदार्थों के रासायनिक संगठन के आधार पर डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होंगे। फर्स्ट तो है तत्व और दूसरा है यौगिक। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, 2 भागों में ये बटे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व के बारे में। तो ये तत्व की डिटेल है। तत्व जो हैं सन 1661 में सर्वप्रथम, देखिए सबसे पहले की बात है कि 1661 में सर्वप्रथम रॉबर्ट बोयल नाम के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया था।
तत्व की परिभाषा कब और किसने दी? तो तत्व की परिभाषा को सर्वप्रथम देने वाले वैज्ञानिक वो थे एंटोनी लोरेंट लवाइजिए। एंटोनी लोरेंट लवाइजिए ये कहां के थे? फ्रांस के रसायनज्ञ, यानी ये रसायन शास्त्री थे, केमिस्ट्री के क्षेत्र में साइंटिस्ट थे। ये कहां पर? फ्रांस के थे ये। इन्होंने जो परिभाषा दी वो परिभाषा क्या थी? तो इन्होंने परिभाषा दी थी कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके, तत्व कहलाता है। यानी इनका कहने का मतलब यह हुआ कि तत्व पर हम कोई भी रासायनिक पदार्थ डाल करके या रासायनिक पदार्थों से क्रिया करके उसको हम और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। छोटे छोटे भाग हो चाहे बड़े भाग हो, हम उसको विभाजित कर ही नहीं सकते। किससे? रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा। अब भाई रासायनिक प्रतिक्रिया कब होगी? जब उसमें कोई रासायनिक पदार्थ हम मिलाएंगे। तो एंटोनी लोरेंट लवाइजिए जो फ्रांस के रसायनज्ञ थे, जिन्होंने तत्व की परिभाषा को सर्वप्रथम दिया, उनके अनुसार परिभाषा क्या थी कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और तत्व का वर्गीकरण करके तत्व को 3 भागों में इन्होंने बांटा है। सबसे पहला तो है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु ये 3 रूप हो गए किसके? तत्वों के। अब तीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम धातु के बारे में। धातु क्या है, कैसे हम इसकी पहचान करें, इनके गुण क्या होंगे, इस प्रकार कुछ विशेष गुणों को लेकर हम तीनों जो प्रकार के तत्व हैं उन तीनों प्रकार के तत्वों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है धातु। अगला हमारा हेडिंग क्या होता है? धातु। धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। क्या होते हैं मेटल? कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं? तो इसके साथ ही धातु के साथ हम लिख सकते हैं धातुओं के गुणधर्म। धातुओं के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे हम इनकी पहचान करेंगे। कौन कौन से गुण ऐसे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर, या स्टार लगा के लिख लीजिए या डैश करके भी आप लिख सकते हैं कि धातुएं कैसी होती है? चमकीली होती है। ये चमकीली होती है। एक बार इनको लिख लीजिए सबको, फिर एक साथ इनको डिफाइन कर देंगे। चमकीली होती है। और इनका रंग की बात करें तो रंग ग्रे, या हम कह सकते हैं धूसर। या देखिए ग्रे धूसर के अलावा भी जैसे सोना है, चांदी है, तो उनमें विशेष चमक होती है। सोना चांदी धातु हैं लेकिन वो ग्रे कलर के नहीं है, उनमें विशेष लक्षण पाया जाता है और वो विशेष लक्षणों के कारण ही चमकीली होती है। जैसे अगला इसका गुण देखें हम तो धातुएं क्या होती है? ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ये ताप व विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट गुण की अगर हम बात करें, ये तन्य होती है, या हम लिख सकते हैं इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ये तन्य होती है। तन्य होती है मतलब इनमें तन्यता का गुण उपस्थित होगा। अब ये तन्यता क्या है? अगर हम किसी पदार्थ को खींचकर तार में बदल दें तो तार में बदलने का ये गुण ही क्या कहलाता है?
तन्यता कहलाता है। तो खींचकर तार में बदलने का गुण। तन्यता की हम शॉर्ट में परिभाषा लिख सकते हैं कि खींचकर तार में बदलने का गुण। यही क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इसका वो ये है कि ये आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय भी लिख सकते हैं और आघात वर्ध्य भी लिख सकते हैं। आघात वर्धनीय होती है। अब ये आघात वर्धनीय क्या होता है? तो आघात वर्धनीय की परिभाषा हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। देखो, आघात का मतलब होता है चोट मारना और वर्धनीय का मतलब होता है बढ़ना। तो पीटकर महीन चादरों में बदलना, इसका सामान्य अर्थ हम लिख सकते हैं। पीटकर महीन चादरों में बदलना। पीटकर महीन चादरों में बदलना, यही क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब इनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, यानी इनमें ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो धातुओं के जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं। इनके घनत्व उच्च होते हैं या इनका घनत्व उच्च होता है, एक ही बात है। कुछ धातुओं के घनत्व कम भी होते हैं। जैसे कम है उनको हम अपवाद करके लिख सकते हैं। अपवाद का मतलब होता है कि जो गुण हमने लिखा है उसके विपरीत गुण दर्शाने वाले, लेकिन फिर भी क्या है, ये धातु ये है। अब अपवाद हमने लिखा तो इनका जो घनत्व है वो क्या होगा? कम होगा, है ना, कम घनत्व। ये कौन कौन है? जैसे सोडियम है और पोटेशियम है। सोडियम ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, पोटेशियम ये फॉर्मूला लिख दिया। ये दोनों कैसे भिन्न हैं अभी बात करेंगे हम। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। उच्च कैसे होते हैं? जैसे आयरन, लोहा जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, उसका फॉर्मूला यानी प्रतीक होता है Fe और Fe का गलनांक होता है 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। 1593 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? गलनांक होता है। अब भाई देखिए, जैसे गलनांक उच्च हमने लिखा, अब इसके विपरीत अगर मान लो कम गलनांक के कोई हैं तो उनको हम क्या लिखेंगे? अपवाद में लिखेंगे, यानी गलनांक के क्या होंगे? अपवाद होंगे। तो इस अपवाद में आता है एक धातु गैलियम, जिसका नाम है गैलियम, और इसका प्रतीक होता है Ga। आवर्त श्रेणी में जब इसका प्रतीक हम देखेंगे तो Ga होता है। और इसको जैसे ही हम हथेली में रखते हैं, हथेली में रखने पर यह क्या करता है? पिघल जाता है। हथेली में रखने पर यह पिघल जाता है। तो इस प्रकार ये गुण होते हैं धातुओं के। अब इनको एक एक करके इनको विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले हमने देखा शुद्ध पदार्थ के प्रकारों में तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक में हमने देखा कि तत्व जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिनमें धातु, अधातु
और उपधातु, ये तीनों प्रकार हमने देखे। लेकिन सबसे पहला जो है धातु, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो धातु के बारे में कौन कौन से इसके गुण हैं, उन गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक एक को विस्तार से हम देखेंगे। जैसे देखिए, धातुओं की गुणधर्म में पहला, ये चमकीली होती है। भाई धातुओं की पहचान हम देख के ही कर देंगे, दूर से ही देखेंगे उसमें चमक होगी। जैसे देखिए, ये मेरी वॉच है, वॉच की जो चेन है ये दूर से ही चमक रही है, तो ये क्या है, एक धातु है। ये क्या है, दूर से ही चमक रही है, तो ये धातु है। तो पहला जो विशेष गुण है जिसको हम देखते ही पहचान लें, यानी चमकीली होती है धातुएं। दूसरा है इनका रंग ग्रे, जिसको हम धूसर कहते हैं। स्लेटी कलर जो है, ग्रे या धूसर कलर जो है, इस कलर की होती है। जैसे अब सोना है, गोल्ड जिसको हम कहते हैं, ओरम इसका नाम है, एयू इसका प्रतीक है। चांदी है जिसको सिल्वर कहते हैं, और एजी इसका प्रतीक है। अब आप कहोगे कि सर सोना तो पीला होता है और चांदी श्वेत चमकीली होती है। देखिए भाई, ये दोनों जो हैं इनमें विशेष गुण पाए जाते हैं, और इन विशेष गुणों के कारण ही इनमें विशेष चमक पाई जाती है। अभी आप जैसे एल्यूमिनियम का उदाहरण लो, आयरन का उदाहरण लो, और जो धातु हैं उनका अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो इन सबका जो रंग आता है कैसा होता है, ग्रे या धूसर होता है। कुछ धातुएं होती है जिनमें विशेष रंग होता है, और उस विशेष रंग के कारण उनकी जो विशेषता है थोड़ी अलग हो जाती है। बाकी आते हैं वो किसमें, धातुओं की श्रेणी में ही। जैसे सोना देखते हैं हम, गोल्ड, ओरम, एयू, तो ये भी आएगा धातु में ही। वैसे पीला चमकीला होता है ये, चांदी श्वेत चमकीली होती है, लेकिन है क्या, ये धातु है। चांदी विद्युत की सबसे अधिक चालक होती है, यानी चालकता का गुण जो पाया जाता है सभी धातुओं में से चांदी में सर्वाधिक होता है। और सोना जो है, इसमें तन्यता का सर्वाधिक गुण पाया जाता है। जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने बताया है। आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस में सिर्फ ये है गुण कि इनका जो रंग है ग्रे या धूसर होता है, इनकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं। अगला आता है ताप और विद्युत की सुचालक। देखिए, ताप क्या होता है, टेम्परेचर। भाई अपन किसी वस्तु को गर्म या ठंडी महसूस जिस गुण के कारण करते हैं वही क्या होता है, ताप होता है। मान लीजिए कोई वस्तु अधिक गर्म है, तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु का जो तापमान है वो भी क्या है, अधिक है। अरे भाई, जैसे कोई वस्तु है उसका तापमान कम है, या हम कह सकते हैं कि वो ठंडी है, तो ठंडी किसकी वजह से है, कम तापमान की वजह से है। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए गैस स्टोव पर तवा रखा जाता है धातु का, लोहे का होता है, धातु का। तो जैसे ही हम स्टोव को ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही उसको क्या मिलती है भाई, ऊष्मा मिलती है। और ये ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करती है तवे को, और तवा क्या हो जाता है, तवे का तापमान बढ़ जाता है, यानी गर्म अधिक होती है, तापमान अधिक होता है। तापमान अगर कम होगा किसी वस्तु का तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे हम ताप। दूसरा है विद्युत की सुचालक। विद्युत की सुचालक कैसे भाई, कैसे हम इसकी पहचान करें, तो इसके लिए देखिए, दोनों के लिए आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं कि तापमान हम कैसे जांच करते हैं, किसी भी वस्तु को कैसे देखें कि वो तापमान विद्युत की या ताप की और विद्युत की सुचालक हैं। ताप की और विद्युत की सुचालक कैसे हैं, तो पिछली क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि हम क्या करते हैं, एक पात्र में पानी लेते हैं और उसको स्टैंड पर रखकर बर्नर से गर्म करते हैं। इस पात्र में देखो हम क्या क्या रखते हैं, एक तो पेंसिल रखते हैं, और रख देते हैं हम स्टील की चम्मच, एक रखते हैं धातु की पत्ती, है ना, ये धातु की पत्ती रख दी मान लो आपने, ये चम्मच रख ली, स्पून। इधर से एक आप रखते हैं लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे ये लकड़ी रख दी। अब इन चारों को जब हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर उबलेगा।
पानी उबलेगा तो पानी में जो वस्तुएं हैं उनको भी तापमान मिलेगा और उनका भी तापमान बढ़ेगा। तो इन वस्तुओं में से उन ही वस्तुओं का तापमान बढ़ेगा जो क्या है, ताप की क्या है, सुचालक है, यानी जिनमें ताप का संचरण होता है। अब हम ऐसा करते हैं जब पानी उबलता है, अब देखिए इन सभी वस्तुओं का ऊपरी जो सिरा है उसको अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमें महसूस हो जाता है कि कौन सी वस्तु गर्म है और कौन सी वस्तु ठंडी है। जो गर्म होगी उसका तापमान अधिक होगा, जो ठंडी होगी उसका तापमान कम होगा। यानी हम पहचान ऐसे कर लेंगे कि इनमें से जो भी वस्तु हमें गर्म महसूस हो रही है वो तो क्या है, ताप की सुचालक, और जो ठंडी महसूस हो रही है या बहुत कम गर्म महसूस हो रही है वो ताप की सुचालक नहीं है, ताप की कुचालक है। ठीक है, इस प्रकार हम इसका ताप देख सकते हैं, ताप की सुचालकता की पहचान कर सकते हैं। विद्युत की सुचालक, भाई विद्युत की सुचालक के लिए भी पिछली क्लासों में आप पढ़ के आए हैं, जैसे विद्युत परिपथ नाम सुना होगा आपने। कैसे उसकी पहचान करें हम, विद्युत परिपथ कैसे बनाएं और कैसे विद्युत परिपथ बनाकर हम कैसे देख सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है या धातु पदार्थ है वो विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो भाई हमने क्या किया था पिछले अध्यायों में, पिछली क्लासों में, एक बैटरी होती है, इस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ऋण और धन। धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल दोनों से दो वायर जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ कुंजी रहती है ऑन ऑफ करने की, जैसे हम कुंजी को लगाते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, और जैसे ही कुंजी को हम निकालते हैं विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक बल्ब लगा रहता है। ठीक है, ये इससे हम जोड़ देते हैं। ठीक है साहब, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है, जैसे कुंजी को अगर हम लगी रहने देना चाहें तो लगी रहने दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे। अब भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो वायर है ये कट रहा है, इन दोनों को हम जैसे टच करते हैं बल्ब क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने ये मार्कर लिया और इस मार्कर के एक सिरे को तो इस पे टच कर दिया, दूसरे सिरे को यहाँ पे टच कर दिया, ऐसे जैसे ये स्वतंत्र सिरे हैं दोनों। अब मार्कर लिया मैंने, ऐसे लगा दिया साहब। अगर ये बल्ब जलता है, ऐसे लगाने पर अगर ये बल्ब जलता है तो ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, और अगर नहीं जल रहा है तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। ऐसे विद्युत परिपथ बनाकर हम धातुओं के या अधातुओं के जो भी कोई पदार्थ है उसकी विद्युत की सुचालकता की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे होती है विद्युत की सुचालकता की पहचान। तो भाई जितनी भी धातु होगी उनको हम यहां जैसे ही लगाएंगे बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। आगे देखिए, ये तन्ने होती है, धातु कोई सी भी हो उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब ये तन्यता जो है, इस तन्यता का मतलब क्या है, तन्यता का गुण इसमें उपस्थित होता है। कैसे कि जैसे ही कोई भी धातु है हम उसको गर्म करें या कैसे भी आघात पहुंचाकर उसको तार में अगर परिवर्तित कर सके हम, तो वह कहलाता है क्या, तन्यता का गुण कहलाता है। यानी खींचकर तार में बदलने का गुण ही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। आगे देखते हैं आघात वर्धनीयता, या तो आघात वर्धनीयता कह सकते हैं हम या आघात वर्ध्यता भी कह सकते हैं। कहीं पे आपको आघात वर्धनीय भी मिल सकता है, कहीं पे आघात वर्ध्य भी मिल सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आघात का मतलब होता है पीटना, चोट मारना, और वर्धनीय का मतलब है बढ़ना। यानी चोट मारने पर अगर बढ़ रहा है कोई पदार्थ, अपने आकार बढ़ा रहा है, तो वह धातु है। यानी पीट कर महीन चादरों में बदलना ही आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। अगर परिभाषा पूछ ली जाए आघात वर्धनीयता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि धातुओं को पीटकर महीन चादरों में परिवर्तित करने का जो गुण है वही क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगला है ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। प्रतिध्वनि पूर्ण का मतलब है कि इनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। अब भाई ये ध्वनिकता क्या है, देखिए जैसे कोई धातु है और हम उस धातु पर किसी धातु या अन्य ठोस पदार्थ से आघात करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगी, 100% ध्वनि उत्पन्न होगी। धातु की कोई पत्ती है,
धातु की कोई प्लेट है, उस पर हम किसी से भी आघात कर रहे हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। तो यह होता है ध्वनिकता, यानी विशेष ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है। जैसे हम विद्यालय की घंटी देखते हैं, बजाते हैं बहुत देर तक, उसमें गुंजायमान होती रहती है। मंदिर की घंटी होती है, तो ये ध्वनिकता का गुण है। अगला होता है इनके घनत्व उच्च होते हैं। घनत्व का मतलब क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल में जो घेरा गया द्रव्यमान है उसका आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। इसको हम अपवाद के तौर पर देखें तो कम घनत्व वाले सोडियम और पोटेशियम है। देखिए घनत्व को समझिए पहले। जैसे मैंने ली कोई भी, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई लोहे का बॉक्स मैंने ले लिया और इसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैंने कागज का या लकड़ी का बॉक्स लिया। भाई कागज का नहीं लेकर हम लकड़ी का बॉक्स लेते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लकड़ी का है। अब दोनों को अगर हम देखेंगे भाई, तो आयरन का जो है, लोहे का जो है, इसका क्या होगा, भार अधिक होगा और लकड़ी वाले का भार क्या होगा, कम होगा। तो ये भार भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके पदार्थ के जो कण हैं या इसके घनत्व पर डिपेंड कर रहा है। तो जिसका भार अधिक उसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। घनत्व को और साधारण भाषा में हम समझें तो यह है कि लकड़ी को, जैसे लकड़ी और लोहे की हम तुलना कर रहे हैं, तो लकड़ी का जो गोला है या चौकोर कोई वर्गाकार डिब्बा है तो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। बाकी लोहे का जो गोला है चौकोर, उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो यह होता है घनत्व। उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं घनत्व। लेकिन कम घनत्व वाले कौन से हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। भाई घनत्व को एक और दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिनका घनत्व अधिक होगा वो पदार्थ पानी की सतह पर कभी नहीं तैरेंगे, पानी में वो डूब जाएंगे। लेकिन सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी धातु है अपवाद में है, मतलब इस उच्च घनत्व के विपरीत कार्य कर रहे हैं। यानी इनका घनत्व कैसा है, कम घनत्व है। तो ये कम घनत्व है तो ये पानी की सतह पर तैरती है। अगला है इनके गलनांक उच्च होते हैं। भाई गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है, जिस ताप पर बदलता है, ये ताप ही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, 8th क्लास में भी और 9th क्लास में भी। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कोई ठोस या वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह ताप ही क्या कहलाता है, भाई गलनांक कहलाता है। तो देखिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। जैसे लोहा होता है, भाई 1593 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तो ये लोहा पिघलेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लग जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर हम उसमें हाथ दें तो अंगुलियों की चमड़ी पानी में रह सकती है, इतना गर्म हो जाता है। अब देखिए 1593 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, अनुमान तो लगा ही सकते हैं अपन। आगे देखिए, अब भाई गलनांक उच्च होते हैं, मानी बात, लेकिन इसका भी अपवाद है। अब अपवाद का मतलब क्या हुआ, अपवाद का मतलब ये हुआ कि ये जो धातु है, जैसे गैलियम धातु का मैंने उदाहरण लिखा है, तो इसके गलनांक क्या होंगे, कम होंगे। अपवाद का मतलब क्या है, जो गुण हमने लिखा उसके विपरीत कार्य करेगा। तो जैसे ही हम गैलियम धातु जो है, भाई ये तो क्या कर रहा है कि 1593 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे तब लोहा पिघलेगा। लेकिन भाई साहब गैलियम तो ये ऐसा पदार्थ है कि इसको जैसे ही हम हथेली पर रखते हैं तो इसको शर्म आने लग जाती है। यानी हथेली पर रखते ही ये क्या करता है, पिघल जाता है, अपने आप ही पिघल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये पिघल जाता है। इस प्रकार ये होते हैं धातुओं के गुणधर्म। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। और मान लीजिए कमेंट में आपको आंसर नहीं मिलता है
तो नेक्स्ट क्लास यानी धातु के बाद में अधातु जब भी हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में इसके जो भी गुण आपको समझ में नहीं आएंगे उनको मैं अच्छी तरह आपको समझा दूंगा। मेरे हिसाब से जहां तक हुआ है मैंने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है और आपको भी ऐसा लगा होगा कि आज पूरा खोल के पूरा डिटेल में एक एक गुण को हमने पढ़ा है। और इस क्लास को अगर आप लोग अच्छी तरह पढ़ लोगे तो भविष्य में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार इसको रिपीट कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। तो इस प्रकार धातुओं के जो गुणधर्म हैं वो होते हैं कंप्लीट, और इसी के साथ ही आज की क्लास भी होती है कंप्लीट। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उस बेल आइकन पर क्लिक करके, और 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें ऐसा क्यों करें, तो भाई इसका एक बेनिफिट है, आपके फायदे के लिए ही मैं कह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और ऑल पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अब आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से कि अगर आपको सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो को देखना है तो इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और NCERT हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, उन सबको बता दीजिए, उन सबको वीडियो को शेयर कर दीजिए कि 9th क्लास के साइंस के जो वीडियो हैं वो इस चैनल पर, हमारे चैनल पर बेस्ट हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा समझते हैं, अच्छा समझते हैं। अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है तो अच्छा मानोगे, आपके समझ में नहीं आ रहा तो अच्छा नहीं मानोगे, सीधी सी बात है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट करके बताना जरूर आज की क्लास में कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये जरूर बताना है। इसी के साथ आप सभी लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर से बाहर निकलने की आपको जरूरत पड़ती है तो आप मास्क का उपयोग जरूर करें, हाथों को सैनिटाइज जरूर करें, और इतना करने के बाद में ही आप घर से बाहर निकले। देखो, सावधानी ही इसका बचाव है, जितना सावधान रहोगे उतना ही सेव रहोगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.